गोलू, उठ जाओ वरना कहोगे कि माँ कुछ खाने को नहीं देती हो मुझे। जबकि टाइम से उठ जाओ तो सब मिले ना। दिन भर खटते रहो इसी किचन में, एहसान कोई नहीं मानता इस घर में मेरा। ललिता जी जल्दी जल्दी पराठों पर घी रगड़ती हुई खुद से बड़बड़ा रही थी। क्यों परेशान हो रही हो ललिता जी? लाइए मैं मदद कर देता हूँ। आप तो रहने ही दीजिए, चार चार बच्चों की माँ हूँ, दो दो बहुएं हैं। लगता है मुझे देखकर कि मेरी बहुएं हैं। सब अपने हाई उड़न परियों के साथ और परे के साथ बिजी हैं। अरे तो क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए कि बच्चे खुश हैं और उनकी अपनी भी तो जिंदगी है। हमारे लिए वो जीना तो ना छोड़ देंगे। तो ये इकलौती हमारे गले में क्यों फांस की तरह फंसी है? ये क्यों नहीं चली जाती अपनी जिंदगी जीने? 24 साल की घोड़ी हो गई है, जबान गज भर लंबी, लड़कियों की तरह एक लक्षण नहीं है इसमें। बस सारे वसूल इसी के खाते में लिख दिया अपने अपने। बाकियों ने तो नहीं माने, तो ये काहे नाच रही है हमारे सर पर? गले को आराम दो माता श्री, वरना गला बैठ जाएगा। फिर उसकी दवाई के लिए मुझे अलग खर्चा करना पड़ेगा और मेरी छोटी सी बैंक की नौकरी में वो भी बोझ बढ़ जाएगा। गोलू लगभग मुंह में पराठा ठूस कर बोली कि उसका फोन बज उठा। मन मार कर वो आलू के पराठे का त्याग आखिर उसे करना ही पड़ा, वरना उसमें भरे आलू खरीदने के पैसे कहाँ से लाती। इसलिए नौकरी सबसे ऊपर है भाई। मुझसे जबान मत लड़ाया करो, मैं कही देती हूँ गोलू। और आप शर्मा जी, कोई लड़का ढूंढो इस लड़की के लिए, बसाए अपना घर संसार और निकले यहाँ से जैसे बाकी सब निकल गए। वो आंखों में आते आते आंसू पल्ले से निकलने से पहले ही पोंछ कर बोली, रोना बंद करो। अभी भी आंखों को बनवाने में जो पैसे खर्च हुए हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। गोलू जल्दी जल्दी बैग उठाकर बोली, देखा आपने, मुझसे ज़्यादा, मेरे आंसुओं से ज़्यादा इसे अपने पैसे की पड़ी है। वो अब अच्छे खासे आंसू बहा चुकी थी। हाँ तो पड़ी ही होगी, मेहनत से कमाती हूँ। जूझ जा कहीं गोलू, और ये ले अपनी दवाई खा लेना। अभी जुकाम है, बुखार हुआ तो मैं पट्टियाँ नहीं डालूंगी सर पर। ललिता जी उसे बाहर निकलते हुए देख चिल्लाते हुए बोली, अरे अरे रुक जाइए, मिलकर जाइए सबसे। ये है शर्मा निवास, रिटायर्ड टीचर पुरुषोत्तम शर्मा का पुरखों के ज़माने का घर। भगवान की कृपा से दो बेटे और दो बेटियों के पिता हैं। स्वभाव से नर्म और संतोषी, इसी वजह से दो बेटों को घर जमाई बनते देख कभी कुछ ना बोलें। और एक बेटी जिसका विवाह करना चाहा तो उसने भी खुद के मन के की, पर मजाल है पुरुषोत्तम शर्मा को कोई गिला हो उनसे। उनके संस्कार उसूल उन्हें ये इजाज़त ही नहीं देते। पर हर सिक्का खोटा नहीं होता, बस मुंहफट होता है। और वो मुंहफट सिक्का जिसके बाकी गुणों की तारीफ आपको आगे मिलती रहेगी, वो है अलकनंदा शर्मा उर्फ गोलू। उम्र सिर्फ 23 साल। तो चलिए चलते हैं कहानी के अंदर। गोलू जब दनदनाती हुई ऑफिस पहुंची तो लगभग सब आ चुके थे। गुड मॉर्निंग मिस अलकनंदा शर्मा, पीछे से आवाज़ आई जिसे वो सुनते ही पहचान गई, क्योंकि दुनिया में उसे सिर्फ नाम से बुलाने का ठेका मैनेजर ने ले रखा था। वो पीछे मुड़ी। ऑफिस तक आते आते भूख उसके पेट से जाकर सर पर वैसी भी चढ़ चुकी थी। ऊपर से उसे कंट्रोल कर वो नकली मुस्कान उसे दिखाना बड़ा दुनिया की जंग जीतने के बराबर था। गुड मॉर्निंग सर, वो शब्द छपा कर बोली। क्या बात है, मुझे तो आज ही पता चला कि बैंक तुमने कल खरीद ली है। ये सीधा ताना था जो उसके भूखे दिमाग में सीधा घुसा। नो सर, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं बैंक खरीदने के पैसे रखती तो मैं बैंक क्यों खरीदती? मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है। लोग भूख से कंट्रोल खोकर उसके मुंह से सामने खड़े मैनेजर का मुंह कनपटी तक लाल करने वाले सुरीले शब्द अपना काम कर चुके थे। ज्यादा बोल गई गोलू, वो खुद से बोली और धीरे से डेस्क की तरफ मुड़ी। रुको, पीछे से आवाज आई। जी सर, वो तुरंत पलटी। अगली बार ऐसा हुआ ना मिस अलकनंदा शर्मा, तो बैंक के बाहर किनारे की रोड पर मोमोज का ठेला लगा लेना, समझी आप? मोमोज सुनकर ही मुंह में पानी भर आया। फिर सपनों में ही देखा वो सर पर गमछा बांध प्लेट में मोमोज रखे बोली, मेयो दोबारा नहीं मिलेगी। पास बैठे उसके उसूल मंत्री पिताजी और दर्जन भर गालियां देती माताजी। नहीं, वो चिल्ला पड़ी। पर शुक्र है उतना भयानक सपना देखकर वो मोटा भैंसा केबिन में जा चुका था, तो गोलू ने डेस्क संभाली कि उसके जन्म जन्मांतर की इकलौती सखी, जो एक ही उसके जहरीले बाड़ों से अभी भी टिकी हुई थी, वो चुपके से उसकी डेस्क पर आई हमेशा की तरह।
गोलू गोलू, वो धीरे से बोली। क्या है, बहरी नहीं हूँ, बोल। पहले तू ये बता, बाल बनाते हुए शीशा देखा था? बैंक में लोग पैसे निकालने डालने आते हैं, मुझे देखने नहीं आते। और मैं कोई मिस इंडिया तो हूँ नहीं कि मेरा कुछ भी अजीब पेपराजी तुरंत वायरल कर देंगे। वो उस मैनेजर का गुस्सा उस पर निकाल कर बोली, पर वो भी कम ना थी। मर जा गोलू, यहीं दफन हो जा इसी डेस्क पर, कम से कम कुछ तो देखा कर खुद को। सर झाड़ मुंह पहाड़ लेकर चल देती है कहीं भी। अब जो तुझे बताने आई थी वो ना बताऊंगी। वो उठकर बोली। नोनू की बच्ची, बैठ चुपचाप और बक, क्या बोलने आई थी? पूरा दिन नहीं मनाने वाली मैं तुझे। एक तू और एक तेरा वो नखरीला बॉयफ्रेंड, तुझसे ज़्यादा उसे मेरा सर खाना होता है। देख, समीर के बारे में कुछ नहीं, 2 साल पुराना प्यार, अब इतना तो बनता है। वो फटाक से बोली। नोनू उर्फ नमिता, अब बोल वरना सुनूंगी नहीं, सोच ले। ये हुई लास्ट वार्निंग जो हमेशा नोनू पर असर करती थी। अच्छा सुन, तूने उदया ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में सुना है ना? हाँ वही ना, जो दुनिया भर के काम यहाँ करते हैं पर रहते इंडिया के बाहर हैं। हाँ वही वही, इंडिया वापस आ गई है वो फैमिली, और हमारे बैंक के पास उनके अकाउंट हैंडल होने की जिम्मेदारी आई है। दिमाग खराब है तेरा नोनू, अपना खुद के बैंक खुलवा सकते हैं वो लोग, वो हमारे इस बैंक में क्यों आने से रहे? भूख से पागल लड़की, लीगल होना भी किसी चिड़िया का नाम होता है? अरे जब एक बैंक उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देगी तो वो और कहीं क्यों जाएंगे? तो मैं क्या करूं उसमें? वो वापस फाइलों में घुसकर बोली। तो क्या तू बन जा उस कॉन्ट्रैक्ट की मैनेजर, अच्छे पैसे मिलेंगे गोलू, सोच, तेरे घर की मरम्मत और बाकी कर्जे सब सही हो जाएगा। पर वो तो सही है, पर तू मुझे ये बता कि वो मोटा मुझे क्यों देगा इतना बड़ा काम? देगा ना गोलू, वो घर आकर देगा। है कोई तुझसे होशियार इस पूरी बैंक में? अकाउंट तू उंगलियों पर हैंडल कर देती है, और ये बात वो मोटा भी जानता है। नोनू राजदारी से बोली। पहले कुछ खाने के दे, फिर सोचती हूँ। वो सोचने वाला मुंह बनाए बैठी, ऐसी थी कि आइंस्टाइन उसके दिमाग में बैठ गए हों आकर। पर उसका जवाब सुन नोनू का मन हुआ उसका मुंह नोच ले। ये ले खा। वो अपना टिफिन आकर उसके आगे पटक कर बोली, जो निहायती बेशर्मी से गोलू ने खोल कर खाना शुरू किया। अभी वो तीनों अपने सामने बने हुए उस पहाड़ जैसे ऊंचे और बड़े से बंगलों के आगे खड़े थे। बड़ा सा गेट, उसके आगे लंबी सी लाल पत्थर की रोड जिसके साइड लगे हुए बेहद खूबसूरत फूल, फिर बड़ा सा लॉन, फिर घर, एक मेन दरवाजे तक जाती हुई सीढ़ियाँ और सफ़ेद ताजमहल की तरह चमकता हुआ वो घर। ये अमीर लोग सारे कमरे यूज कर लेते होंगे इतने बड़े घर के, नोनू कुछ सोच कर बोली। कितने कमरे होंगे इस घर में? पास खड़ा हुआ उसका नमूना बॉयफ्रेंड समीर बोला, जो उसका सर कम गोलू का सर ज़्यादा खाता था। वैसे तुझे क्या लगता है गोलू, तेरा ये झीना पुराना नीला सूट यहाँ के लिए परफेक्ट है? यार, सफाई करने के लिए कितने नौकर होंगे इस घर में? तुम काम वाले के इंटरव्यू के लिए आए हो? जो कितने कमरे हैं, कौन साफ करता है, ये सब जानना है तुम्हें? एक तो उस मोटे से 1000 नियम कायदे कानून सुनाकर मुझे ये काम दिया है, ऊपर से तुम दोनों को मेरा असिस्टेंट बनाया। तो हम में क्या खराबी है? समीर उसके सर पर चढ़ कमर पर हाथ रखकर बोला। देखा, मैंने कहा था इसके जेंडर पर मुझे शक है। नोनू मोहल्ले की आंटियों की जैसे लड़ने लगता है कभी कभी, गोलू ने कहा। देख, हर समय मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा मत बोला कर, नोनू गला फाड़ कर चिल्लाई। चुप कर, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? फैशन शो खुला है अंदर, उसके लिए हम आए हैं यहाँ। तू अम्मा बनना बंद कर मेरी नोनू, वरना गला दबा दूंगी तेरा। एक मिनट, हम ये लड़ाई यहीं रोकते हैं, अंदर का काम निपटा कर बाहर आकर दोबारा शुरू करेंगे। समीर उन दोनों को दुर्गा काली बनते देख समझा कर बोला। ओके, पहली बार अक्ल की बात कही है। अब सुनो, एक बार दोबारा याद करते हैं, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, इधर उधर देखने के चक्कर में एक दूसरे को इग्नोर नहीं करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाने की कोई चीज़ देख पागल नहीं होंगे। ये लास्ट तुम खुद पर लागू करना गोलू, समीर मुंह बनाता हुआ बोला। अब चले? गोलू उसकी बात सुन दांत पीस कर बोली। अंदर से उसकी भव्यता और भी देखने लायक थी। मेन हाल, जिसकी छत पर लगा हुआ वो महंगा झूमर, जिसकी झिलमिलाहट पूरे हाल में बहुत सुंदर बना रही थी। दोनों तरफ से ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ, जिनके आसपास रखी हुई वो एंटीक मूर्तियाँ, एकदम साफ फर्श, और जिसमें चेहरा देखे कोई पूरा मेकअप कर ले।
पूरा सफ़ेद इंटीरियर। एक पल को गोलू ने आसपास खड़े अपने नमूने दोस्तों को देखा। अच्छे खासे कपड़े पहने थे, वो ही यहाँ आते हुए जो आंखें बंद करके उस अलमारी में से जिसमें उसने जन्म जन्मांतर कभी मुंह घुसाड़ कर देखा भी नहीं था कि अंदर कैसी दिखती है, बस जो आया पहन लिया। 2 मिनट के अफसोस के बाद फिर अचानक उसमें अलकनंदा से गोलू की आत्मा आ गई। क्या करना है वो खुद से बोली और आगे कदम बढ़ा दिए कि सामने से आती हुई उस महिला ने उन तीनों की नज़र रुकी। महंगी सिल्क की ऑफ वाइट साड़ी, गले में सफ़ेद ही मोतियों की माला, हाथ में महंगे सड़ाऊ कंगन और चेहरे पर गजब का एटीट्यूड। और उनके पीछे आती हुई महंगी आधुनिक ड्रेस पहने 2 लड़कियां, जिसमें प्लांट उनका फिगर गजब का खूबसूरत कर रहा था उन्हें। हेलो मैम, आई एम अलकनंदा शर्मा, हम भारतीय नेशनल बैंक से आए हैं, वो बेहद प्रोफेशनल वे में बोली। पर उस औरत के साथ उन लड़कियों का भी अपने ऊपर हीन होती नज़र देख उसके अंदर मोहफट गोलू की आत्मा जागने लगी। कंट्रोल गोले कंट्रोल, पास खड़ा समीर धीरे से बोला। तो गोलू ने उसकी तरफ पलट कर देखा, खा जाने वाली नज़रों से। समझ नहीं आता था वो उसे कभी कभी। वो उसको नोनू का बॉयफ्रेंड था और नोनू उसकी दोस्त, पर उसकी सारी हरकतें नोनू से ज़्यादा उसे पता थी। हम अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं समीर, अपॉइंटमेंट लेटर मैम को दिखाओ, वो तुरंत स्ट्रेट बोली। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो, बोल। वो उनके ठीक सामने सोफे पर बिल्कुल अदा से बैठी, तो वो 2 लड़कियां भी उनके आसपास बैठ गईं। हमारे ससुर मिस्टर अवतार रंधावा ने अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में इसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया था। उसके बाद उनके बेटे यानी हमारे पति आलोक रंधावा ने बिजनेस एब्रॉड में शिफ्ट कर लिया, तो वो सिलसिला बंद हुआ। अभी हम वापस इंडिया आए हैं, तो उन्हीं की इच्छा का मान रखते हुए अब अपने अकाउंट की जिम्मेदारी हम दोबारा उसी बैंक को देना चाहते हैं। पर संभाल कर, अरबों का खेल है, जरा सी चूक आप सब पर भारी पड़ेगी। इससे पहले आपने क्या, आपकी बैंक ने भी इतना वीआईपी रुतबा नहीं देखा होगा। अब वो बेहद घमंड से बोली। और घमंड और गोलू, अब इतना अमीर पैसे में तो नहीं पर अकड़ में तो है ही। डोंट वरी मैम, आपका एक एक पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना टैक्स फाइल होगा, कितना फंड फाइल होगा, कितना इनकम कितना लॉस, सब महीने की 1 तारीख को आपकी टेबल पर होगा। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली। आई लाइक योर एटीट्यूड मिस अलकनंदा शर्मा, वो तुरंत बोली। समझ गई थी जानबूझकर कि नाम भूल रही हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। गुड सानिया, वो एक लड़की की तरफ मुड़कर बोली। जी मॉम, सिंह को फ़ोन करो, डिटेल्स इन्हें दे आकर हमारे घर की। लेट मिस्टर अवतार रंधावा, उनके बेटे आलोक रंधावा, जिनकी पत्नी मिसेज करुणा रंधावा जिनसे आप मिल चुकी हैं, उनके 2 बेटे युग युगान, जिनकी पत्नियां सानिया प्रिया। प्रोजेक्टर पर आते हुए फ़ोटो और बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में उनकी सारी पेपर वर्क मिस्टर सिंह गोलू को दिखा रहे थे। उनसे ही उन्हें पता चला कि वो लेडी करुणा रंधावा और वो 2 फैशन आइकॉन उनकी बहुएं थी। डिटेल्स के मुताबिक तो इन सब के नाम कुछ भी फाइल नहीं, गोलू बोली। नहीं है, सिर्फ कुछ सेविंग ही शो हो रही है। वो लैपटॉप पर स्पीड में उंगलियां चलाकर बोली। गुड वर्क मिस अलकनंदा शर्मा। मिस्टर आलोक की मिसेज करुणा से पहले एक शादी और हुई थी। उनकी पहली वाइफ ज़्यादा दिन जी नहीं पाई, उनसे उन्हें एक बेटा है, उसी का ये पूरा साम्राज्य है। वो देखिए मिस्टर विक्रमादित्य रंधावा, उम्र 31 साल, उदय साम्राज्य का इकलौता वारिस। तीनों की मुंडी घूमी। फुल ब्लैक अवतार में सामने वो तस्वीर में ही अच्छी खासी शख्सियत लिए हुए था। हाइट ऐसे तो अंदाज़ा नहीं, तो आम लड़कों की तुलना में 1 आध फुट बड़ी ही होगी, और बॉडी कम से कम 3 समीर तो निकलेंगे ही उसमें। पूरा वजूद इस कदर नुमाया था कि वो तीनों एक साथ बोले। नाम सूट करता है वैसे, पर ये तो गलत हुआ। अब चाहे दूसरी शादी ही क्यों ना हो, उन एक जैसे नामों वालों का हक तो बनता ही था। समीर कुछ देर खामोश रहकर बोला, तो नोनू ने उसे घूरा। कभी कभी गोलू की मोहफट आत्मा उस समीर के अंदर भी दिखती थी, पर बेशर्मी में वो तीनों एक साथ रहकर एक जैसे थे। कुछ गलत बोला सोच कर ही तीनों दुनिया भर के विचारों जैसा मुंह बनाकर मिस्टर सिंह की तरफ देखने लगे। उदया इंडस्ट्रीज में सबका हिस्सा है, क्योंकि उसका वजूद मिस्टर अवतार रंधावा ने बनाया था।
बाकी सब विक्रमादित्य का ही है। कितना इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा मिस अलकनंदा शर्मा, और जब हो जाएगा आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो अपने असिस्टेंट को भी समझा देना। और कोई सवाल? हाँ, वो सामने स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को देखकर बोली। बैंक के नियम के अनुसार किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी की इनकम रिपोर्ट हम ऐसे नहीं छू सकते हैं, इनका अप्रूवल चाहिए होगा। मिल जाएगा, मैं आपकी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ इनसे, अभी फ़िलहाल इंडिया में ही है ये। ओके, जब मिल जाए इनसे अपॉइंटमेंट तो हमें बता देना, हम चलते हैं। थैंक्स मिस्टर सिंह, गोलू जल्दी से बोली और बाहर निकल आई। गोलू धीरे चल कमीनी, नोनू पीछे भाग कर बोली। पैसे के अमीर, दिल के गरीब, खाने तक को नहीं पूछा उस सफ़ेद पुट्टी ने हमें, वो जोर से रोड पर चिल्लाई। लो, भूख पेट से होकर गोले के दिमाग में चढ़ गई है। अरे माताजी, हम शादी में नहीं गए थे वहाँ। चुप, एकदम चुप, मैं पहले कुछ खाने जा रही हूँ। बोल वो आगे बढ़ी ही थी कि सामने से आती हुई गाड़ी, जो शायद मुड़ने के लिए हल्की स्पीड में थी, जाकर गोलू से टकरा गई। हो गया कांड, नोनू और समीर एक साथ बोले। ड्राइविंग लाइसेंस रिश्वत देकर लिया था या फिर आंखों की जगह बटन लगाकर चलते हो? हमारा देश इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहा है, ये रिश्वत इसकी मेन जड़ है। शर्म नहीं आती? अभी मैं मर जाती तो? वो उस ड्राइवर को बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। किसकी आत्मा घुसी है अब इसके अंदर? नोनू समीर की तरफ देखकर सर पकड़कर बोली। लक्षण तो समाज सुधारक वाले हैं, वो कुछ सोचकर बोला। पर मैम, पर सामने तो आप आई थी। आखिर बेचारे को बोलने का मौका मिला तो ड्राइवर तुरंत बोला। अच्छा, अरे कोई बेचारा जिंदगी से थक कर मरने के लिए तुम्हारी गाड़ी के आगे कूदे तो तुम उस पर गाड़ी चढ़ा दोगे? इंसानियत के नाते बचाओगे नहीं उसे तुम? वो भूखे पेट अलग अलग रूप रख लेती थी, फिर चाहे अपनी ही गलती क्यों ना हो। आप सुसाइड करने के लिए आई थी? ड्राइवर बेचारा कुछ सोचकर बोला। नहीं, मैं बता रही हूँ कि आपको गाड़ी सावधानी से और देख कर ड्राइव करनी चाहिए। ओके मैम, समझ गया। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। लो, हुआ सबसे कमज़ोर नस पर गोलू के वार। नौकरी? नहीं नहीं, वो किसी की नहीं जानी चाहिए। ठीक है, माफ़ किया। नाम क्या है तुम्हारा? जी भोला राम, वो धीरे से बोला। तो भोला राम, ये बताओ कचौरी कहाँ अच्छी मिलती है, सस्ती और अच्छी? वो उसके कंधे पर हाथ टिका कर बोली। तो ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी के अंदर बैठी हुई दो काली आंखों ने भी उसे देखने की जहमत उठाई, जो अब तक लैपटॉप में झुकी हुई उसके गला फाड़ आवाज़ और अजीब बातें सुन रही थी। अरे बता दो, माफ़ किया, हम तुम तो एक ही नाव की सवारी हैं, वो है नौकरी तो इस नाते दोस्त समझो। लो, अब कूड़े वाले, दूध वाले, किराने वाले, एक ड्राइवर भी हमारी गैंग में शामिल हुआ। नोनू दांत किलसकर बोली। वैसे तूने ये गाड़ियाँ देखी, कितनी शानदार है। तीनों तुम्हें कौन सी पसंद है बोलो? समीर पहले से चिढ़ी हुई नोनू के कंधे पर हाथ रखकर बोला। मत पूछ, क्योंकि हमारी औकात इन्हें किराए पर लेने की भी नहीं है। बोल वो जल्दी से गोलू के पास पहुंची। गोलू, कचौड़ी खाने के लिए मुंह भी बचाना पड़ेगा। सामने देख, वो तीन पहलवान टाइप काली वर्दीधारी खड़े हो गए हैं गाड़ी से निकलकर। ये ऐसे हैं तो इनका मालिक कैसा होगा? तो कट ले गोलू, कट ले। पर गलती तो इनकी है ना? वो पलटकर झुठलाई। भूख से पागल इंसान, नया नया काम मिला है और जिनसे मिला है उनके घर के आगे ये तमाशा। प्लीज़ पेट पर लात मत मार हमारे गोलू, प्लीज़ प्लीज़। बोल। नोनू उसे घसीट कर साइड ले आई तो वो वर्दीधारी अंदर गए और बाकी गाड़ियां भी पीछे गेट के अंदर चली गईं। वो तीनों पलट कर आगे बढ़ चुके थे। उसकी बेतरतीब बनी हुई चोटी और ब्लू दुपट्टा और हाथ में बधी हुई वो रंग उड़ी खड़ी किसी की गहरी आंखों की जद में आ चुकी थी। मुंह खोले, बालों को झाड़ बनाए, वो रात के समय इतनी गहरी नींद में थी कि पागलों की तरह चिल्लाता हुआ उसे अपना फ़ोन सुनाई भी नहीं दे रहा था। गोलू, फ़ोन उठा। कितनी बार कहा है इस लड़की से, फ़ोन ना उठाना हो तो दरवाज़ा बंद करके सोया कर। हमारी नींद तो हराम ना हो, खुद को तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, उसमें वो बह जाए, होश नहीं है, पर हमें तो है। हाँ, उठा रही हूँ। दुनिया के सबसे सुरीले शब्द जो उसकी माँ के थे वो उसे सुनाई पड़ जाते थे। बोलकर उसने दुनिया भर की गालियाँ सुनते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, मिस अलकनंदा शर्मा। अब यार, कौन रात के 3 बजे मुझे इतनी इज्जत दे रहा है? वो मुंह में बिना आंखें खोले बोली। सामने 2 मिनट का साइलेंस हुआ, फिर आवाज़ आई।
मिस अलकनंदा शर्मा, मैं सिंह बोल रहा हूँ, मिस्टर विक्रमादित्य का सेक्रेटरी। आप प्लीज़ अभी मीटिंग के लिए आ जाएं। 2 मिनट खुद को होश में लाकर सामने वाले की कही हुई बात दिमाग के ऊपर जाने के बाद आखिर उसे एक बात सुनाई दी, वो बिल्कुल साफ। कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, वरना किसी और को दे दें। नहीं, वो एकदम होश में आई। तो आ जाइए, सर को लेट होना पसंद नहीं। गाड़ी ध्यान से चलाना, मरना नहीं है हमें। वो समीर की सुनी पुरानी गाड़ी में नोनू और खुद को घुसेड़ बोली। एक तो वो लौह पुरुष जिसकी फोटो ही अजीब लगती है, उसे रात को नींद नहीं आती क्या? रात के 3 बजे कौन मीटिंग रखता है जब ऑटो तक नहीं चलते? तो तेरी स्कूटी वो ले आती। समीर भी बिखरा हुआ नींद में गाड़ी चलाते हुए बोला। हाथ पैर सही सलामत रखने हैं मुझे नींद में, अगर कहीं ठुक जाती तो पैसे तुम्हारे पापा भरते। पापा के बारे में कुछ नहीं, ये गाड़ी उन्हीं की है, समीर बोला। प्लीज़ यार, लड़ना बंद करो, मुझे बाल बना लेने दो। नोनू जो पीछे बैठी थी बोली, तो उन दोनों ने उसे मुड़कर देखा। तुम बाल बना रही हो? गोलू चिल्लाई। शर्म नहीं आती किसी गैर मर्द के लिए सुबह के 3 बजे तैयार होते हुए, और ये बात तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के सामने बोलते हुए? समीर खिसियाकर बोला। नाटक बंद करो, हम काम लेने जा रहे हैं। ऐसे पागलों की तरह गए ना तो पक्का काम तो नहीं, पागलों वाली गाड़ी पकड़कर पागल खाने ज़रूर भेज देंगे। एक तो मुश्किल से इस गोलू की वजह से कपड़े चेंज किए मैंने। तूने कपड़े भी चेंज कर लिए? वो फिर फटेबाज की तरह चिल्लाई। वो तो मैंने भी किए हैं, समीर मुंह बनाकर बोला। तो मुझे क्यों नहीं बताया? सब तुम लोगों की गलती है। गोलू की अब नींद गायब हुई थी। गला फाड़ना बंद कर गोलू, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, समीर चिल्ला उठा और गाड़ी एकदम रोक दी। गाड़ी क्यों रोकी? गोलू फिर चिल्लाई। क्योंकि हम पहुंच गए हैं, वो उसी टोन में बोला। और उम्मीद के मुताबिक वो एक बड़े से शीशे के भव्य ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, जहां दिन है कि रात पता ही कहाँ चल रहा था। वो दोनों तो ठीक ही थे, अब गोलू की हालत ये थी। उसकी स्काई ब्लू टी शर्ट जिस पर बने हुए 5 मिनी डोरेमोन, नीचे वाइट पजामा और बाल वो तो पूछो ही मत। सबको एक साथ समेट कर ऐसे ही क्लचल से जुड़े की शक्ल दे दी गई थी, और मुंह वो सिर्फ इसलिए धुला गया था कि आंखें खुल जाए। पक्का कॉन्ट्रैक्ट गया हाथ से। समीर गोलू की शक्ल देख फुसफुसाकर बोला। तब तू अपनी तेरहवीं का इंतजाम कर ले, क्योंकि तेरी काली जबान ही लगेगी फिर उसमें। गोलू उसकी तरफ आंखें फाड़ देख बोली। माहौल में एक अजीब सी खुशबू शामिल हुई, जिसकी महक सांसों को सुकून सा दे रही थी। जैसे पहली बार बारिश की फुहारें ज़मीन पर पड़ती हो ना, वैसी सी महक। उन तीनों के सर दरवाजे की तरफ घुमा। पहले मिस्टर सिंह, फिर पीछे वो 3 वर्दीधारी जो गोलू को देख तुरंत पहचान गए, और उसके बाद वाइट शर्ट जिसकी बाहें बेहद अच्छे से कोहनी तक मुड़ी हुई थी, ग्रे पैंट और हाथ पर रखा हुआ बेहद सलीके से कोट जो उन्होंने आते ही एक वर्दीधारी की तरफ बढ़ा दिया। बेहद खूबसूरत नए नक्श, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हाइट और बॉडी। लड़कियों को तो जाने दो, समीर खुद उनके आगे बच्चा लग रहा था। मुंह खोले देख रहा था कि ऐसे भी लड़के होते हैं। वो खुद को अच्छी हाइट का समझता था, पर अब गलतफहमी दूर हुई। फोटो वाकई उन्हें अपने अंदर सही से उतार ही नहीं पाया। वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा अलग थे, बिल्कुल अलग। परफेक्ट यार, समीर हल्का सा बोल उठा। सुबह के 3 बजे कोई इतना फ्रेश कैसे हो सकता है? अजीब। गोलू के मुंह से अजीब सवाल जो अभी तक उसके मुंह से बाहर नहीं आए, मन में ही रह गए। उन्होंने सोफे पर बिल्कुल परफेक्शन से बैठ सिंह की तरफ इशारा किया। यस सर, वो तुरंत आगे आए। ये मिस अलकनंदा शर्मा और उनके असिस्टेंट समीर शुक्ला और नमिता मिश्रा, यही आपके अकाउंट हैंडल करेंगे अब से। वो बोले तो वो गहरी नज़रें बीच में बैठी हुई गोलू पर रुकी, और गोलू ने साफ एहसास किया कि एक नज़र में बाल से लेकर नाखून तक उनकी आंखों ने स्कैन किया था। बताइए, क्या जानना है आपको? वो नज़र अभी भी गोलू पर टिकी हुई थी, और वो भारी सी आवाज़, अजीब सा परफेक्शन था उसमें भी। गोलू को इतनी घुटन हुई कि उसका मन चीख चीख कर बोला, इतना परफेक्शन मुझसे कैसे हैंडल होगा? ये आदमी है या चलती फिरती कामदेव, वशीकरण और दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स देने की मूरत? मुझे ये समझ में नहीं आता, तेरी इस शक्ल पर उस परफेक्शन की दुकान ने तुझे इतना बड़ा काम क्यों दे दिया? मेरे हिसाब से तो लात मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए था तुझे। वो तीनों वहाँ से निकल चाय की टपरी पर चाय पीते पागलों वाली चर्चा पर पहुँच चुके थे।
तो समीर ने ये बात पूछी तो गोलू ने खास आने वाली नज़र उसकी तरफ की। चाय के पैसे तू देगा कमीने, वो दांत किलस कर बोली और जाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी। नहीं, समीर चिल्ला उठा। गोलू बाहर निकल, तू गाड़ी नहीं चलाएगी। पिछली बार चलाई थी तो तूने हेडलाइट तोड़ी थी, फिर पापा ने मुझे तोड़ा था। नोनू, इससे कहती कुछ क्यों नहीं? वो जल्दी से नोनू को हिलाकर बोला, जो चाय का एक एक घूंट ऐसे कुल्हड़ से चूस कर निकालने में बिजी थी जैसे अमृत हो। डोंट डिस्टर्ब मी, वो अदा से बोली। शर्म कर, मेरी गर्लफ्रेंड है तू। आई नो मेरी जान, पर जानते हो ना, गोलू से बात करना मतलब अपना आधा दिमाग सुबह सुबह खराब करना। तो प्लीज़ तुम जाओ, खुद बात करो। भगवान करे तेरे पति के पास दर्जनों गाड़ियां हो, तू उन्हें रोज तोड़े, फिर भी उसे फर्क ना पड़े। वो वापस आकर गोलू के सामने हाथ जोड़कर बोला, और उसका गाड़ियों का शोरूम हो और तू वहां बस गाड़ियां तोड़ने जाए। आगे बढ़ो, गाड़ियों पर ही अटके हो, और जो तू चाहती है वो सब हो मेरी माँ, प्लीज़ बाहर निकल कर आ। समीर जी जलाकर बोला तो वो कुछ रहम खाकर बाहर निकल आई तो समीर ने तुरंत ड्राइविंग सीट संभाली। भगवान करे एक नंबर का आइटम हो तेरा पति, समीर जलकर बोला। अच्छा, तो हीरो होगा इसका मतलब। अब तक नोनू आकर आगे बैठ चुकी थी। वो तुरंत बोली, नहीं, जिद्दी अड़ियल, इसका सर घुमाने वाला। इसे लगेगा इसकी चल रही है, पर करेगा अपने मन की। और फिर जब ये अपने बाल नोचेगी ना तो कसम से सड़क पर नाचूंगा मैं ढोल लेकर। तथास्तु बेटा, ऐसा ही होगा। और एक बात उसमें और ऐड कर दे कि ऐसा पीस बना ही नहीं होगा जो गोलू का दिमाग खराब कर दे। और दूसरी बात, ढोल वाला आइडिया अच्छा है, लड़का वैसा मिले ना मिले तू पक्का नाचेगा। गोलू आराम से पीछे वाली सीट पर पसर कर बोली तो समीर ने उसे खा जाने वाली नज़र से घूरा। विक्रम, आवाज़ सुनकर वो पलटा। जी माँ, वही सटीक आवाज़ जो दिलों में दहशत और सम्मान दोनों जगा देते थे। आपके पापा का फ़ोन आया था ना आपके पास? वो संभाल कर बोली। उसने पॉकेट में एक हाथ डाला और दूसरे हाथ से उन्हें इज्जत के सामने सोफे पर बैठने के लिए कहा, जिसे समझ मिसेज करुणा रंधावा तुरंत संभाल कर बैठ गईं। वैसे भी उसके बावकार वजूद के आगे शब्दों का चुनाव उन्हें कठिन सा लगता था हमेशा से। 7 साल का था वो जब वो शादी करके इस घर में आई थी। पहले वो एक मॉडल थी तो फैशन की दीवानी तो थी ही, फिर भी उनके हर अतरंगी और बिंदास जिंदगी जीने की आदत। वैसे रुतबे का घमंड उन्हें 7 साल के बच्चे के आगे बौना सा लगा था। उसका वो गहरे शब्दों में उन्हें माँ कहना उन्हें तब भी गूंगा कर देता था और अब भी। आपको कुछ कहना है माँ? वो उन्हें खामोश देख बोला। हाँ हाँ, वो ख्यालों से बाहर आई। तुम्हारे पापा का कहना है कि मैं तुम पर ध्यान नहीं देती। युग युगान तुमसे छोटे हैं, उनकी शादी हो चुकी है और तुम अब भी सिंगल हो, तो तुम शादी कर लो आदित्य। और एक बात, मारे जल्दी कि वो उसका पूरा नाम कभी नहीं ले पाई, कभी विक्रम कभी आदित्य। मैं पापा को बोल दूंगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसे इल्ज़ाम आप पर लगाना बंद करें। और कोई बात माँ? वो अच्छे से ये बात बोल आगे बोला। नहीं, और कोई बात नहीं है, वो धीरे से बोली तो वो उठकर खड़े हो गए। मैं चलता हूँ। वो सिर हिलाकर बोली, फिर उसके जाते हुए वजूद को देखा। किस कदर हैंडसम था वो, पता नहीं किस पर गया था। अपने पापा जैसा तो नहीं था, वो तो 1 इंच भी उससे नहीं मिलते, ना वजूद में ना दिमाग में। क्या सोच रही हैं मॉम? पीछे से युग युगान आकर बोले। मेरा सोचना छोड़ो तुम दोनों और अपने काम पर ध्यान दो। सुना है तुम लोगों की लापरवाही की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट फिर हमारे हाथ से गया है। ये बात ज़्यादा दिन तक विक्रमादित्य से छिपी नहीं रहेगी। इज्जतदार खानदान से हो तो वैसे रहना सीखो, क्योंकि जानते हो ना कि रुतबा और पैसा हमें दूसरों से अलग बनाता है। वो दोनों एक साथ बोले। राइट, और हम अलग हैं। नफरत है मुझे गरीबी से और उन मिडिल क्लास लोगों से। वो दांत किलस कर बोली तो उन दोनों ने एक दूसरे को देख गहरी सांस ली। उनकी माँ का यही असली रूप था, बाकी बस एक रूप जो उनके भाई के सामने आता था, वो किसी और के लिए कभी नहीं आता था। गोलू, खाना आंखें खोल कर खाओ, ललिता जी की आवाज़ आई तो उसकी आंखें जो डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे बंद हो रही थी वो एकदम खुल गई। इन्हें किचन से भी कैसे दिख जाता है? वो धीरे से अपने पापा से बोली। तुम्हारी जैसी महान औलादों से ऐसी ही उम्मीद होती है मुझे, वो दोबारा बोली, फिर रोटियां लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। आपने बताया इसे? वो तुरंत शर्मा जी की तरफ देखकर बोली। हाँ, बस बताने ही वाला था, वो प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ रख कर बोले।
कब? जब ये यहीं पसर कर सो जाएगी कुंभकर्ण की तरह, और उसके बाद सुबह के 8 बजने से पहले इसके कानों को कोई आवाज़ नहीं जाएगी। क्या हुआ पापा? गोलू खुद ही पूछ बैठी और पलट कर जो सुना नींद गायब। तुम्हारे लिए हमने एक रिश्ता देखा है, लड़का सिविल इंजीनियर है, इकलौता है, घर अच्छा है, और वो लोग कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। ललिता जी एक सांस में बोली। माँ, मुझे एक नया काम मिला है, कल छुट्टी नहीं मिलेगी। वो आराम से रोटी का निवाला मुंह में रखते हुए बोली। अब अपनी माँ से जीतना उसके बस में नहीं था, पर वो बात तो बता ही सकती है। एक बात सुन लो गोलू की बच्ची, कल अगर वो लड़का भागा तुम्हें देखकर, या फिर उसे तुम नहीं मिली घर पर, तो मैं मिट्टी का तेल डाल खुद को आग लगा लूंगी। पर माँ, मिट्टी का तेल घर पर नहीं है, वो आराम से बोली तो शर्मा जी को कुछ हंसी आई, जिस पर एक घूरती नज़र उन पर घूमी। मैं पंखे से लटक जाऊंगी। फिर बुरा आइडिया, पंखे कहाँ मजबूत हैं? अपने घर के, बेफालतू में आप लटकोगी, फिर पंखा गिरेगा, आप गिरोगी, पंखा नया लगाना पड़ेगा, आपकी हड्डियाँ टूटेगी, उनका इलाज करना पड़ेगा। प्लीज़ माँ, महीने के एंड चल रहा है, कुछ तो सोचो। तुम्हारे कहने का मतलब तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी, बाकी सब कर लोगी? वो दांत पीस कर बोली। मैंने कब मना किया माँ? तो ठीक है, कल तुम्हारे पापा को तुम्हारे भाइयों के पास भेज दूंगी, मैं पता कर आए तो सही कि तुम क्या कर रही हो। और ये रहा अचूक बात जो गोलू के आत्मा तक को गुस्सा दिला देता था। पता नहीं क्या अलग था उसमें, जितना उसके भाई बहन शर्मा जी के उसूल, मर्यादा, स्वाभिमान को हवा में लेते थे, उतना वो अपने पापा के इन्हीं नियमों के लिए अजीब सी पागल थे। आज तक वो कुछ भी करे बोले, पर उसके दिमाग और दिल में फिट हुए अपने पापा के आत्मसम्मान से जीने की आदत को वो हर पल मजबूत करती चली गई थी। उसकी इस आदत से कभी कभी शर्मा जी को दिक्कत भी होती थी। सच पूछो तो वो चाहते थे कि वो स्वार्थी हो जाए, खुद के लिए जिए, पर वो भी गोलू से इस मामले में अलकनंदा शर्मा बन जाया करती थी। कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं कल मिल लूंगी लड़के से, बोल गोलू रूम की तरफ बढ़ गई। ललिता जी ये बात ना बोला करिए, गोलू को दुख होता है। शर्मा जी फिक्र से धीरे से बोले। जानती हूँ, पर कब तक? सब अपने में बिजी है, ये हमारे लिए कब तक हलकान होगी? शिकायत है मुझे आपसे शर्मा जी, जब सारे बच्चे खुद का सोच खुश हैं तो इसे आपने क्या घुट्टी पिलाई जो आपके लिए पागल है? ललिता जी नम आँखों से बोली। जानता हूँ और डरता भी हूँ, कहीं मेरी बेटी मेरे लिए कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी जीत कभी कभी मुझे उसकी आंखों में दिखाई देती है। शर्मा जी कुछ सोच कर बोले और खामोशी से उठकर रूम की तरफ चले गए। माता सीता की तरह अगर उसके पास भी कोई शक्ति होती तो अभी धरती फाड़कर उसमें समा जाती। सामने परफेक्शन की दुकान, वो लौह पुरुष और उसकी पूरी टीम, और वो आराम से ऑफिस चेयर पर पैर ऊपर किए बैठी, मुंह में पेन का ढक्कन चबाती हुई फाइलों के ढेर में बैठी हुई थी। हद तो तब हुई जब उसकी नज़र सामने रखे हुए धुएं उड़ाते हुए रोल पर पड़ी जो अभी अभी उसने ठूसने के लिए मंगवाए थे। वो मोटा मैनेजर तो सदमे में चला गया था। एक तो इतनी बड़ी हस्ती आज खुद चलकर उनके बैंक में आई थी, ऊपर से उनका काम जिसके हवाले उसने किया था वो ऐसे स्वागत कर रही थी उसका। मिस अलकनंदा शर्मा, मैनेजर दांत पीस कर बोला तो वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और जल्दी जल्दी से कंप्यूटर का कीपैड साथ में लेकर उठी, जिसका माउस का तार उसकी जिनी पुरानी घड़ी के हुक में फंस गया था। गुड मॉर्निंग मिस्टर रंधावा, आई मीन सर। वो जल्दी जल्दी उसे निकाल स्पीड से सब साइड कर बोली। आपको कुछ काम था मुझसे? मेरा मतलब है मैं आ जाती, नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट दोनों हाथ से जाने के डर के साथ वो कुछ भी बोल रही थी। गोलू बोली तो उन्होंने पलट कर एक परफेक्ट स्टैच्यू के रूप में खड़े अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। आप बाहर चलिए मिस्टर। राकेश नंदा, मैनेजर बहुत इज्जत से अपना नाम लेते हुए बोला। जो भी हो, बॉल बॉडीगार्ड उन्हें लेकर बाहर गया और बाकी सब भी बाहर गेट पर खड़े हो गए। अब रूम में सिर्फ गोलू और विक्रमादित्य बचे थे और फिजा में घुली हुई उनसे आती हुई मिट्टी की खुशबू। विक्रमादित्य आगे बढ़े और धीरे से चेयर खींची और आराम से बैठ गए। मतलब और शर्मिंदगी, उसने अब तक उन्हें बैठने तक के लिए भी नहीं बोला था। बैठिए मिस शर्मा। उनकी गहरी सी नज़र और आवाज़ गूंजी तो गोलू तुरंत एक्शन में आई, पर उनके सामने बैठकर एक तो वो और छोटी लगती क्योंकि वो बैठे हुए भी उसके खड़े हुए वजूद को कम ही कर रहे थे। ऊपर से अब कोई गलती नहीं कर सकती थी। सॉरी सर, आपको मुझसे कुछ काम था? मैंने आपके बिजी शेड्यूल के हिसाब से आपकी सारी डिटेल्स मेल कर दी थी
और आपका सारा डेटा अच्छे से सेट भी किया था। एनीथिंग रॉन्ग सर? वो बेहद आत्मविश्वास से बोली, पर उनकी वो गहरी काली आंखें उसी पर टिकी हुई थी। गोलू ने झट से खुद पर गौर किया, जूड़ा बनाकर उसमें घुसा हुआ पेन, येलो कुर्ती जींस और वही पियर्स साबुन से धुला हुआ चेहरा। नहीं, आपका काम ही तो बिल्कुल परफेक्ट है, विक्रमादित्य बोले तो आगे की बात समझ आते ही गोलू का जी जल गया। सर, आपका काम ही परफेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, बाकी कौन सा आप मुझे शादी के लिए देखने आए हैं? लो, फिर ज़्यादा बोली वो। मतलब मुंहफट होना इतना भी ज़रूरी नहीं। उसने बात बोलते ही गौर किया। वो अभी वैसे ही बैठे थे, बिना किसी फर्क के। सर, आपको कुछ काम था मुझसे या फिर बैंक से? वो अपनी बात को कवर करती हुई बनावटी हंसी से बोली। नहीं, एक स्पष्ट जवाब जिसके आगे गोलू को कोई दूसरा सवाल नहीं सूझा। अरेंज्ड मैरिज का नाम सुना है? वो उसे देखते हुए बोले। जी? वो एकदम कंफ्यूज सी बोली। क्या दोबारा बोलना पड़ेगा मिस शर्मा? नहीं, अरेंज मैरिज माँ बाप के चुने हुए लड़के से करते हैं। गोलू दिमाग पर जोर डाल बोली। गुड, तो आप कैसे शादी करेंगी? जी? वो फिर बोली। क्या दोबारा? नहीं नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है, पर यह तो कहीं नहीं लिखा कि आपको ये सब मुझे आपका काम करते हुए बताना पड़ेगा। अब वो गोलू बन चुकी थी। नाइस टू मीट यू मिस शर्मा। विक्रमादित्य अब खड़े हो चुके थे, पर नज़र अभी उसके चेहरे पर ही थी। गोलू 2 कदम पीछे हुई। उनके वजूद के आगे वो छोटी सी लगती थी। वो हौले से मुड़े और उसके करीब से निकलते हुए बाहर निकल गए। उनके निकलते ही बिजली की रफ्तार से नोनू अंदर आई। क्या हुआ गोलू, ये क्यों आए थे? जानती है, पूरी बैंक की लड़कियां पागलों की तरह बिहेव कर रही हैं बाहर। वैसे मानना पड़ेगा, क्या बंदा है यार। मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया गोलू, जिस लड़की की शादी होगी इससे या फिर कोई गर्लफ्रेंड होगी इनकी, कैसे हैंडल कर पाती होगी इन्हें। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? नोनू राजदारी से गोलू की तरफ देख बोली। तो कुछ सोच रही गोलू ने उसे छोटी आंखों से देखा तो नोनू एकदम संभल गई। कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? उसने बात बदली और ऑफिस की हालत देखकर पूछा। कुछ ज़्यादा पैसा कभी कभी इंसान का दिमाग हिला देता है क्या? गोलू एकदम बोली तो नोनू अब की बार उसे छोटी आंखों से देखी। पहले मेरी बात का जवाब दे। वो कुछ देर बाद बोली। नहीं, पहले अपने बॉयफ्रेंड से बोलकर मेरे ठंडे हो चुके रोल दोबारा गर्म करवा। दूसरे ऑर्डर कर, मैं नहीं भेज रही। पैसे का पेड़ नहीं है मेरे पास जो अपने 150 रुपये बर्बाद कर दूं। अब जाओ वरना कुछ नहीं बताऊंगी। वो बोली तो नोनू ने पैर पटक कर रोल उठाए और गेट तक पहुंची। सुन, आंटी का फोन आया था। क्या? उसके दिमाग में बिजली कौंध गई। रास्ते भर दांतों के नाखून कुतर कर उनका क्रियाकर्म करने के बाद वो लगभग ट्रैफिक से निकल पूरे 2 घंटे बाद घर पहुंचकर उसने देखा कि 2 बज चुका था। माहौल में एकदम सन्नाटा था। मतलब तूफान के आने के पहले की शांति। उसका डर से गला सूखा। मतलब 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा? गोलू, पीछे से आवाज आई तो उसने एकदम उन्हीं कदमों पर मुड़कर देखा। काली माता के दर्शन के अभिलाषु गोलू को सामने मुस्कुराती हुई पार्वती माता दिखाई दी। ये कैसे हुआ? उसने 2-3 बार पलकें रगड़ कर खोली। सपना तो नहीं था। ये ले मिठाई का, भाग्य खुल गए तेरे। जानती है, बहुत अच्छा रिश्ता पक्का किया हमने तेरा। लड़का इतना अच्छा है कि क्या ही बताऊं। जानती है, तेरे पापा ने उसे पढ़ाया है तो छानबीन भी नहीं करनी पड़ी हमें। अरे उसके पिताजी को तो तेरे पापा बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या? वो सिविल इंजीनियर वाला लड़का? वो मुंह में भरा हुआ लड्डू जल्दी जल्दी खाकर बोली। अरे वो तो इसके आगे चूहा है, चूहा। अच्छा, कल तक तो शेर था। गोलू पलट कर अपनी माँ की 10 किलो खिली हुई रंगत देख बोली। चुप कर, नजर मत लगा किसी और की बात करके अभी। अजीब दल बदलू होती है माँ। अपने बच्चों के लिए जरा सा कुछ ज़्यादा अच्छा मिला नहीं कि तो बाकी नीचे वालों को हर बुरी आदत से नवाज देती हैं। माँ, उसने मुझे देखा भी नहीं है और मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। वो उनके पीछे पीछे घूम बोली, जो उसके बच्चों तक पहुंच गई थी। अच्छा हुआ नहीं देखा, वरना तेरी ये उम्दा शक्ल जो 10 किलो धूल धक्कड़ के साथ है, अच्छा तो करती नहीं कुछ। अच्छा, तो ये जो बच्चों तक पहुंच रही हो ना, ये पैदा करने के लिए उसे मेरी शक्ल और बाकी सब भी देखना ही पड़ेगा। बेशर्म है तू गोलू। हाँ, जैसे कि आप शर्मिली बाई हो बड़ी। ऐसे कौन रिश्ता तय करता है भला? अपने पापा से पूछ, उन्होंने किया है। और इतना मत चढ़, हमने अभी अपनी तरफ से बात कर पक्का किया है, उन्हें अभी नहीं बताया।
तेरे पापा कह रहे थे तुझसे पूछकर करेंगे। कहाँ है पापा? तेरे कमरे में, ललिता जी बोली तो गोलू भागकर ऊपर गए। तुम्हारी बगैर मर्जी कुछ नहीं होगा गोलू, शर्मा जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर झिलमिलाती हुई आंखों से बोले। पापा, आदत के विपरीत उसके लब कुछ भर आए, गले से हिले। उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। वैसे ये बात हर बेटी को लगती है, पर गोलू उसे कुछ ज़्यादा ही नाज था उन पर। आज तक अपने बच्चों की किसी की मनमानी को उन्होंने गुस्से में नहीं लिया था। बस एक ही तो सवाल करते थे वो सबसे, तुम खुश हो ना इसमें, और बस बात वहीं खत्म। उनकी अभिमान से भरी हुई आंखें गोलू को टीस देती रहती थी कि कहीं कुछ गलत कर उनमें बाकी भाई बहनों की तरह मायूसी ना भर दे। वैसे तुम्हें कोई अपने लिए लड़का पसंद हो तो फिर? शर्मा जी बोले। पापा, वो तुरंत बोली, लड़के के हाथ पैर सही सलामत होंगे ही। जब आपने पसंद किया है तो उसे ही सेलेक्ट कर दीजिए। एक बार मिल लो गोलू लड़के से। शर्मा जी तुरंत उसकी अटपटी बातें सुन बोले। आप मिल लिए ना पापा, बस मैं मिलकर उसमें क्या हीरे पन्ने लगा दूंगी। वैसे भी टास्क तो उसके लिए है, मुझसे मिलना। सुनते तो आप भी हैं माता श्री से मेरे बारे में तारीफी के उच्च विचार। वो मुंह बनाकर बोली तो शर्मा जी खुलकर हंस पड़े। लड़का बहुत अच्छा है और कल तुमसे मिलेगा भी मंदिर में। बाप वाले एक भी लक्षण नहीं है आप में शर्मा जी। ऐसे कैसे किसी को भी अकेले मिलने के लिए बोल सकते हैं आप अपनी बेटी से? अरे कहीं किडनैप करके फिरौती मांगने लगा तो? ऐसा कुछ नहीं होगा गोलू, तुम बस पहुंच जाना मंदिर, उसके बाद मैं और तुम्हारी माँ भी आ जाएंगे तुरंत ही। ठीक है चलो खाना खाते हैं। अभी आज तो कुछ अच्छा ही बना होगा। माता श्री को लड़का जो मिल गया है मुझे टरकाने के लिए। वो आगे बढ़ बोली तो शर्मा जी अपनी पागल सी बेटी को भरी आंखों से देखने लगे। अपने जाने से पहले वो बस गोलू के लिए स्वार्थी हुए थे, और जो लड़का उन्हें गोलू के लिए मिला उससे अच्छा कोई उन्हें कभी लगा ही नहीं। वो गिरते पड़ते ठीक 12 बजे मंदिर पहुंची। सर्दियों की दस्तक के साथ धूप की तेजी कुछ कम थी, वरना गोलू का मुंह अब तक धूप से लाल पक्का हो चुका होता। अब जहां वो वहां उसके वो चंड मुंड, जो ये जानने के लिए उसके पीछे आए थे कि कौन है जो गोलू को जीवन नैया में खुद डुबकी मारने आया है। आसपास कोई टैक्सी भी नहीं दिख रही, ना कोई बाइक, ना कोई तांगा, ना कोई रिक्शा। अरे साइकिल भी तो नहीं है। कोई आया तो आया किससे? और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया अब तक? समीर मुंह खोल चुका था। हेलीकॉप्टर से तो नहीं आया कहीं? नोनू वार्तालाप को आगे बढ़ाकर बोली। हो सकता है वैसे ही आया हो, देखती रहो पता चले। ऊपर ऊपर से इसको देखा और देखकर भाग गया। समीर दफा हो जा, गोलू की आवाज आई जो अभी घर का नंबर लगा रही थी। नहीं, वो महाबेशर्म तुरंत बोला कि एक साथ दो गाड़ियां जिनका लुक और मॉडल देखने के चक्कर में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आकर रुकी, पर उम्मीद के मुताबिक सिर्फ गाड़ियां देखी जा रही थी, उसमें से निकलने वाले इंसान नहीं। हेलो मिस शर्मा, आवाज़ ठीक गोलू के पीछे आई तो उसने मुड़कर देखा। वो उस खिली हुई धूप में गुलाबी से हुए दिल की धड़कनें रोक देने की हद तक कातिल बने खड़े थे। सर आप यहाँ कैसे? वो कान से मोबाइल हटाकर तुरंत बोली तो उसके दोनों नालायकों का ध्यान भी उस तरफ गया जो अभी भी गाड़ियों में घुसे थे। गोलू बेकार सवाल, मंदिर इंसान पूजा करने ही तो जाता है ना सर? नोनू तुरंत आगे आकर बोली तो जलन से भर कर समीर ने उसे पीछे खींचा। सॉरी सर, ये तो ऐसे ही, आप जो करने आए हैं कीजिए। चल गोलू, नहीं आएगा तेरा तारणहार, शक्ल ही ऐसी है तेरी, दूर से देखकर भाग गया होगा। समीर ने फिर मुंह खोला तो इस बार एक सर्द नज़र उसकी तरफ घूमी। वो खामोश हुआ। नहीं नहीं, पापा की बात है तो आधा घंटा और देख लेती हूँ, तब तक चल कुछ खाते हैं। गोलू उनके सामने से हटकर सीढ़ियों से उतरती हुई बोली। मिस शर्मा, विक्रमादित्य की गहरी आवाज़ गूंजी तो गोलू के कदम थमे। अगर मुझसे मिलने आ ही गई हैं तो इसका मतलब आपको अपने पेरेंट्स की मर्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस हल्का सा घूमकर बोले और खामोश हुए, और उन तीनों की दुनिया वहीं रुक गई। पंछी उड़ना बंद हो गए, धूप तेज हो गई। गला सबसे पहले समीर का सूखा, क्योंकि अभी उसने अनमोल वचन जो बोले थे उनके ही बारे में। नोनू, उसका दिमाग तो कहीं और ही हो गया। ये लंबा चौड़ा लोहे जैसा आदमी माना कि बहुत हैंडसम है, पर गोलू, उसने धीरे से गर्दन मोड़ी। दुबली पतली, उसके सीने तक आती गोलू, कैसे? मतलब कैसे? उसका नन्हा दिमाग खुद से ही सवाल कर रहा था।
और फिर वही हुआ जिसका डर था। लहराकर गोलू पहली बार बेहोशी को फील कर रही थी, पर गिरती उससे पहले ही हौले से एक पकड़ ने उसे मजबूती से थाम लिया। हाँ तो बताइए, नई कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कहानी बिल्कुल अलग है और हर रंग लिए हुए है। सस्पेंस, ड्रामा, इमोशंस, हर रंग से रूबरू होंगे आप इस कहानी में। एक परफेक्शन की दुकान और हर चीज़ में नंबर 1, तो दूसरा अपनी ही शर्तों पर बिंदास जीने वाली लड़की। कैसा होगा ये सफ़र? पर जो भी होगा आपको हंसाएगा, रुलाएगा, हर रंग दिखाएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी है समीक्षा करने में कमी बिल्कुल मत करिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। उम्मीद करूँगी कल से 12 बजे कहानी को ला पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।